दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 नवंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार विधानसभा का तीसरा और अंतिम चरण का मतदान आज होनी है। जी हां, आज तीसरे चरण में बिहार के लोग मतदान करेंगे। जी हां, 16 जिलों की 78 सीटों पर आज अंतिम चरण का मतदान होगा। जी हां, तीसरे और अंतिम चरण में बिहार के कुल 2,35,54,071 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इससे पहले 28 अक्टूबर को पहला और 3 नवंबर को दूसरा चरण बीत चुका है। जी हां, 10 नवंबर को बिहार विधानसभा के नतीजे घोषित होंगे। तीसरे चरण में 1,23,25,780 पुरुष वोटर्स हैं, जबकि 1,12,05,378 महिला वोटर्स हैं। जी हां, और वे अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। यदि आप भी बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हैं, यानी कि आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। जी हाँ, जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि डीएलएड और बीएड के डिग्रीधारियों को एक समान मानते हुए शिक्षक नियुक्ति के लिए एक ही मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएं। जी हाँ, हाईकोर्ट ने इसके लिए जबरदस्त फैसला लिया है। जी हाँ, इसके तहत अब सभी को काफी अच्छा लाभ मिलने वाला है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जल्द ही शिक्षक भर्ती शुरू की जाएगी, जिसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार में 90,763 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। जी हाँ, यदि आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर नजर बनाए रखनी चाहिए। बिहार में विधानसभा के तीसरे और आखिरी चुनाव का आज मतदान होना है। इससे पहले ही भाजपा नेता और अपने बयानों के लिए मशहूर माने जाने वाले गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से अपना बयान दिया है। जी हां, दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आखिरी चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को उठाया है। इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आपको मेरा चेहरा से नफरत हो सकता है, लेकिन आपको अपने परिवार, समाज, बिहार और हिंदुस्तान से नफरत नहीं हो सकती। बिहार को संभालने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जनसंख्या विस्फोटों को रोकना होगा। इसके साथ ही उन्होंने जनता से एनडीए के पक्ष में वोट डालने की अपील की। झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। जी हां, चारा घोटाले मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 27 नवंबर के लिए टाल दी गई है। अब उन्हें दीपावली जेल में ही मनानी होगी। जी हां, चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। आज झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन सीबीआई ने कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा, यानी कि और भी समय मांगा। जहां कोर्ट ने अब इस मामले में अगली तारीख सीबीआई को दे दी है। बिहार की सियासत में यह कहा जाता है कि मिथिलांचल और सीमांचल ने जिस पर मेहरबान दिखाई, बिहार में उनकी सरकार बननी तय है। जी हां, अब तक चुनाव परिणामों ने यह बात साबित भी की है कि इन इलाकों में जिस दल का अधिक दबदबा होता है उसकी सरकार बननी तय है। जी हां, बिहार चुनाव के लिए तीसरे और आखिरी फेज में इन्हीं इलाकों में वोटिंग होनी है आज। जहां इस कारण भाजपा ने तीसरे चरण के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। भाजपा के लिए यह इसीलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि तीसरे चरण में भाजपा 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि साल 2015 के चुनाव में पार्टी अपने कुल 34 सीटों में से 1/3 से अधिक इन्हीं इलाकों में से जीती थी। जी हां, ऐसे में भाजपा के पास इस चुनाव में इससे भी अधिक की सीटें जीतने की चुनौती है। बिहार में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार में शुक्रवार को 746 नए मामले सामने आए हैं। जी हां, वहीं बिहार में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,20,992 पर पहुंच गया है। वहीं बिहार में शुक्रवार को दोपहर की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,572 बताई जाती है। इसके अलावा बिहार में कोरोना महामारी के खिलाफ रिकवरी दर 96.39% पर बताई जाती है। जी हां, सूबे में गुरुवार की रिपोर्ट के मुताबिक 2,12,298 मरीज कोरोना संक्रमितों से लड़कर ठीक भी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन मामले में लखनऊ पुलिस ने कई आरोपियों पर 5,000 का इनाम घोषित कर दिया है। जहां पुराने लखनऊ में आरोपियों के पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। जहां मौलाना सैफ अब्बास और सिया धर्मगुरु कल्बे सादिक के बेटे कल्बे सिब्ते नूरी की तस्वीर भी आरोपियों के पोस्टर में शामिल किया गया है। जी हाँ, कुल 15 लोगों की तस्वीर पोस्टर में दिख रही है। जानकारी के अनुसार 8 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के तहत वांटेड घोषित कर दिया गया है। सभी आरोपियों के घर के बाहर भी नोटिस चस्पा की गई है।
आलू प्याज के बाद अब खाने के तेल में भी जबरदस्त तड़का लगा है। जी हां, तमाम खाद्य तेल तेलहनों के दाम में जोरदार उछाल आया है। जी हां, अभी खाने के तेल की महंगाई से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। मलेशिया में पाम तेल के उत्पादन में कमी के चलते घरेलू बाजार में पाम तेल के भाव में बीते 6 महीने में 63% की तेजी आई है। सोयाबीन सरसों में भी लगातार तेजी देखी जा रही है। तेल तिलहन बाजार के जानकार बताते हैं कि भारत में इस समय सरसों, सोया तेल, पाम तेल का भाव सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर है। विदेशों से आयात महंगा होने से आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में और भी तेजी होने की संभावना जताई गई है। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट 2021 की परीक्षा में बदलाव किया है। अब इंटर परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक होगी, जबकि पहले ये 2 फरवरी से 13 फरवरी तक होनी थी। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार अपरिहार्य कारणों से वार्षिक परीक्षा के तीनों संकाय की परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया गया है। पहले दिन भौतिकी विषय की परीक्षा ली जाएगी। हर दिन प्रथम पाली में परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक ली जाएगी। दूसरी पाली 1:45 से 5 बजे तक ली जाएगी। जी हाँ, बोर्ड ने सैद्धांतिक परीक्षा के साथ प्रायोगिक परीक्षा की तिथि भी घोषित की है। प्रायोगिक परीक्षा 9 से 18 जनवरी तक चलेगी। इसकी जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दी गई है। जी हां, बोर्ड की माने तो 9 से 18 जनवरी 2021 के बीच तमाम स्कूलों को प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करती है। किशनगंज में नीतीश कुमार भावुक अपील कर गए। जी हां, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, आखिरी चरण भी। जी हां, अब ये नीतीश कुमार के लिए आखिरी चुनाव भी हो गया है। इसका मतलब यह है कि अब वो आगे कभी भी मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर भी वोट मांगते नजर नहीं आएंगे। नीतीश कुमार को आखिरी विधानसभा चुनाव लड़े हुए 35 साल हो गए हैं। इसी तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़े हुए उन्हें 16 साल हो गए। चुनाव लड़ना तो नीतीश कुमार ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। विधान परिषद में रहते हुए नीतीश ने 15 साल मुख्यमंत्री का कार्यकाल बिता दिया। सच यह है कि नीतीश ने आखिरी चुनाव कहकर राजनीति से विदाई का संकेत दे दिया है। जी हां, चुनावी राजनीति से तो वो बहुत पहले ही दूर हो चुके थे। नीतीश कुमार को अब यह साफ महसूस हो रहा है कि बिहार की सियासत में संभावित पराजय के बाद अब उनका सियासी भविष्य गर्त में है। ना तो बीजेपी में उनका सम्मान रहने वाला है और ना ही महागठबंधन में। जहां स्वतंत्र सियासत के लिए जो जज्बा चाहिए वो अब ढलती उम्र में उनसे ना हो पाएगा। जी हां, जब पूरी जिंदगी वो अकेले जेडीयू को सत्ता के लायक नहीं बना पाए तो फिर अब आगे ऐसी सोच रखनी बेईमानी होगी। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए सियासत में बने रहने के लिए इस चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का रास्ता ही बचा हुआ रह जाता है। यही कोशिश नीतीश कुमार ने आखिरी क्षण तक की है। जहां आखिरी चुनाव का दाव भी इसी लहजे से खेला है। निर्वाचन आयोग ने कोरोना काल के बीच जब बिहार विधानसभा चुनाव कराने का फैसला किया था तब चौतरफा इसकी आलोचना हुई थी, विरोध हुआ था। जहां कई राजनीतिक दलों ने आयोग के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। तब आयोग ने इस बात का भरोसा दिलाया था कि कोरोना का पालन करते हुए वह बिहार में चुनाव कराएगा। जहां बिहार में 2 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है और तीसरे चरण की वोटिंग आज होनी है। अब तक बिहार चुनाव की स्थिति पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बिहार विधानसभा के 2 चरण के चुनाव अच्छे तरीके से पूरा कर लिए गए हैं। कोरोना के बीच चुनाव कराने का फैसला सही साबित हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब हमने यह फैसला लिया था तो खूब निंदा हुई थी। यहां तक कि कहा गया था कि बिहार में चुनाव कयामत लेकर आएगा, लेकिन 2 चरणों की वोटिंग के बाद अब स्थिति सबके सामने है। उसने कहा है कि साल 2015-2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग हुई बिहार में कोरोना काल के दौरान, उसी तरीके से वोटिंग इस बार भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम करार दे दिया है। जहां उन्होंने कहा है कि जब भी नरेंद्र मोदी हार देखते हैं उन्होंने ओवैसी की पार्टी को राजनीति और हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण के लिए मैदान में उतारा। वहीं ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब ओवैसी जिम्मेदार के नारों से भरे हुए हैं तो सोचे कि कांग्रेस हार के इतने आदी क्यों हो गए हैं। कांग्रेस के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संवाददाताओं से यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा है कि तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से केवल 9 पर चुनाव लड़ रही पार्टी बिहार में किसकी मदद करने के लिए 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ओवैसी की पार्टी और भाजपा के बीच सांठ-गांठ का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा है कि जो पार्टी कभी तेलंगाना के पुराने शहर से बाहर नहीं लड़ी वे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे क्षेत्र में चुनावी मैदान में उतरती है। दीपावली और छठ महापर्व यात्रियों की सुविधा के लिए पहले से घोषित रेल के अलावा 5 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन होगा। जी हां, पूर्व मध्य रेल की ओर से 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक पटना से रांची, धनबाद, बरकाकाना, सिंगरौली और दुर्ग के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पर्व में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए पटना से 5 जोड़ी समेत
कुल 6 जोड़ी और ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है, जहां इससे यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। बिहार में आज विधानसभा चुनाव की आखिरी चरण का मतदान समाप्त होते ही एग्जिट पोल के आने की शुरुआत हो जाएगी। जी हां, तो आइए इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल होता क्या है। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव की 243 सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए आज तीसरे और आखिरी चरण के वोट डाले जाएंगे। जी हां, आज मतदान की समाप्ति के बाद राजनीतिक दलों को 10 नवंबर का इंतजार रहेगा, जिस दिन परिणाम घोषित होंगे। लेकिन इससे पहले आखिरी चरण के मतदान के तुरंत बाद एग्जिट पोल यानी कि मतदान के बाद के सर्वे के नतीजे आएंगे, जहां जिसका इंतजार राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोगों को भी रहता है। जी हां, कोरोना काल में बिहार में हो रहे चुनाव पर देश भर की नजरें टिकी हुई है। जाहिर है लोगों को इस चुनाव के एग्जिट पोल का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो जानते हैं आखिर ये एग्जिट पोल होता क्या है। जहां चुनाव के लिए मतदान के बाद होने वाले एग्जिट पोल या फिर सर्वेक्षण दरअसल मतदाताओं के वोट देने के बाद उसे तुरंत ही ली गई प्रक्रिया। इससे मतदाताओं के लिए किसी भी दल या फिर नेता के प्रति वोट के रुझान की जानकारी मिलती है। जहां विभिन्न चुनाव से अलग अलग संगठन सर्वेक्षण के कई तरीके का इस्तेमाल करके एग्जिट पोल करते हैं। जहां एग्जिट पोल करने वाले एजेंसियां या फिर संगठन इस तरीके से सर्वेक्षण के लिए कई तरीके अपनाती है। मतदान केंद्र से वोट देकर बाहर आने वाले या वोटर या फिर पूरे क्षेत्र के मतदाताओं से उम्मीदवारों के बारे में राय जुटाना इसके तरीके हैं। जी हां, इनमें सबसे प्रचलित तरीका है सैंपलिंग मेथड का। जी हां, सर्वे करने वाले एजेंसी मतदाताओं की उम्र, लिंग, जाति, क्षेत्र और अन्य कई जानकारियों के आधार पर एक निश्चित क्षेत्र के लोगों से राय लेकर सर्वे कर सकती है। वहीं कुछ संगठन मतदान बूथ के बाहर अलग अलग उम्र या जाति या फिर धर्म के वोटरों से बात करके भी अपेक्षित परिणाम जुटाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल अलग कैसे है। जहां एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को लेकर कई बार एक जैसे होने का भ्रम होता है, लेकिन वास्तविक रूप में ये दोनों अलग अलग हैं। जी हां, आमतौर पर ओपिनियन पोल जहां चुनाव से पहले किसी नेता या फिर दल को लेकर जनता की राय के संदर्भ में होता है, तो वहीं एग्जिट पोल मतदान के बाद किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वोट करके बूथ से बाहर आने वाला वोटर सर्वे के दौरान सटीक राय देता है। बिहार में आज तीसरे और अंतिम चरण की मतदान होनी है। जहां इस चरण की 78 सीटों पर 1208 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में मुस्लिम बहुल सीमांचल तो यादव बहुल कोसी और ब्राह्मण बहुल मिथिलांचल की सीटों पर मतदान होना है। जहां बिहार की सत्ता का फैसला इसी तीसरी और आखिरी चरण में होने वाला है, जहां एनडीए के सामने अपने अगड़े वोट बैंक को साधने रखने की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो महागठबंधन के सामने अपने कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखने की चुनौती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी से लेकर पप्पू यादव तक की नजरें इन्हीं दो समुदाय के वोटरों पर टिकी हुई है। वहीं एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने भी इस फेज में अच्छे खासे बीजेपी के बागी नेताओं को मैदान में उतार रखा है। सीमांचल के 4 जिलों में 24 विधानसभा सीटें आती है, जहां मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका में है। इन चारों जिलों में देखें तो किशनगंज में करीब 70%, अररिया में 42%, कटिहार में 43% और पूर्णिया में 38% मुसलमान हैं। सीमांचल की 14 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो महागठबंधन की ओर से आरजेडी 11, कांग्रेस 11, भाकपा माले 1 और सीपीएम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी 12, जेडीयू 11 और हम 1 सीट पर चुनावी किस्मत आजमा रही है। जहां मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाकों में महागठबंधन का एक छत्र राज कायम है, जबकि बीजेपी और जेडीयू मिलकर इसमें सेंधमारी करने की जुगत में है। 2015 के चुनाव में कांग्रेस इस इलाके में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जहां कांग्रेस ने यहां अकेले 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीयू को 6 और आरजेडी को 3 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी को 6 और 1 सीट भाकपा माले को दी गई थी। हालांकि इस बार समीकरण बदल गए हैं और जेडीयू भाजपा एक साथ मैदान में उतरी है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस इलाके में कैंप करके अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे थे, जो महागठबंधन के चिंता का सबब बना हुआ है। लेकिन एलजेपी ने जिस तरीके से बीजेपी के बागियों को टिकट देकर जेडीयू के खिलाफ उतार रखा है, वो एनडीए के लिए टेंशन बढ़ा रहा है। कोरोना के मामले भारत समेत दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 82 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं इस बीच कोरोना वैक्सीन को खोजने का काम भी तेजी से चल रहा है। दोस्तों, यहाँ केडीबी लाइव में आपको कोरोना और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर बड़ी छोटी और ताजा जानकारियां मिलती है और मिलती रहेगी। जी हां, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,310 नए मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद कुल मामलों की संख्या 82,67,623 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 5,41,405 सक्रिय मामले हैं। कुल 76,03,121 मरीज इसमें से ठीक भी हो चुके हैं।
बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में चुनाव प्रचार के दौरान कहा है कि यह उनका अंतिम चुनाव है। नीतीश के इस बयान के बाद सियासी तपिश एकाएक काफी बढ़ गई। जी हां, बिहार से लेकर राष्ट्र की राजनीति में उनके इस बयान के मायने तलाशे जा रहे हैं। कोई इसे निराशा कह रहा है तो कोई इसे नीतीश के रिटायरमेंट से जोड़ रहा है। जी हां, बिहार की विपक्षी दल मुख्यमंत्री के इस बयान को चुनाव में उनकी हार स्वीकारने से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के बयान के तुरंत बाद ही उनकी पार्टी जेडीयू की ओर से प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और प्रवक्ता अजय आलोक ने सामने आकर इस बयान को आज अंतिम दिन के चुनाव प्रचार से जोड़कर हुआ बताया है। जी हां, राज्यसभा के उप सभापति और नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाने वाले हरिवंश ने न्यूज चैनल से बात करते हुए बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव वाले बयान को स्पष्ट करते हुए कहा कि नीतीश जी ने कहा है कि ये उनका आखिरी चुनाव है, जो वे राजनीति में हैं और आगे भी बने रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि नीतीश ने बिहार को खड़ा किया है। जब तक पार्टी चाहेगी नीतीश कुमार काम करते रहेंगे। जब वो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं तो फिर ये उनका अंतिम चुनाव कैसे है। जी हाँ, सार्वजनिक जीवन जीने वाले, राजनीति करने वाले कभी रिटायर नहीं होते हैं। मोदी युग में भाजपा की चुनावी रणनीति की मशीन और चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के चुनाव परिदृश्य में नहीं देखे। कोरोना संक्रमण और कोरोना कमजोरी महसूस होने के कारण उन्होंने अपने को बिहार चुनाव से दूर रखा। जी हाँ, लेकिन उनके जूनियर यानी कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार विधानसभा चुनाव में खुद को झोंक दिया। भाजपा ने भी बिहार चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाकर अमित शाह के जूनियर के कंधों पर अहम जिम्मेवारी डाल दी। जहाँ 2 चरण का मतदान हो चुका है। 7 नवंबर को यानी कि आज तीसरे चरण का मतदान होना है। 10 को मतगणना होगी। मतगणना के बाद जो चुनाव परिणाम आएगा उससे भाजपा की राजनीति में जूनियर अमित शाह की हैसियत तय होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के बाद पटना हाईकोर्ट के पास मजार पर पहुंचे और चादरपोशी की। जी हां, उन्होंने इस दौरान बिहार की प्रगति के लिए दुआएं मांगी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का प्रचार करने के बाद पटना पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना हाईकोर्ट के पास हजरत सैयद शहीद गुलाम सफर पीर मुरीद शाह की मजार पर पहुंचे और चादरपोशी की। जी हाँ, और शीश झुकाया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में विकास हो, सब लोगों का सम्मान हो, बिहार प्रगति के पथ पर और आगे बढ़े, सब मेलजोल से रहें और बिहार को आगे बढ़ने की दुआएं मांगी। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी तस्वीर भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार के विधानसभा चुनाव को अंतिम बताकर परिणाम आने से पहले ही राज्य में जदयू और भाजपा की हार को स्वीकार कर लिया है। जी हां, सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने तो तीसरे चरण के मतदान से पहले ही इसे अपना अंतिम चुनाव बताकर जदयू भाजपा की हार स्वीकार कर ली है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान आज होनी है। इस बीच नीतीश कुमार सरकार के 2 मंत्री आज से कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहेगी। जहां ये मंत्री है जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी और वरिष्ठ नेता नीरज कुमार। जी हां, संवैधानिक बाध्यता के चलते ये निर्णय लिया गया है। जहां ये दोनों बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। दोनों की सदस्यता 6 मई 2020 को खत्म हो गई थी। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य रहे बगैर कोई 6 महीने से ज्यादा मंत्री पद पर नहीं रह सकता। जहां डॉक्टर अशोक चौधरी बिहार सरकार में भवन मंत्री और नीरज कुमार सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इस बारे में गुरुवार की शाम आर्टिकल 164 के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। दोस्तों, आज के टाइम में ज्यादातर महिलाएं फ्री टाइम में अपना बिजनेस चलाकर पैसा कमाना चाहती है, लेकिन कई बार पैसों की कमी के चलते हुए ऐसा नहीं कर पाती है। जहां अगर आप भी पैसों की दिक्कत के चलते अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए स्पेशल स्कीम लेकर आया है, जिसके जरिए आप लोन लेकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक महिलाओं को उनका अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर लोन की सुविधा दे रही है। पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके बताया कि पंजाब नेशनल बैंक का महिला सशक्तिकरण अभियान महिला व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नई पहल की है, ताकि वे अपना व्यापार शुरू करके आत्मनिर्भर बन सके। असम सरकार के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि एनआरसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। जहां उन्होंने एनआरसी को मौलिक रूप से गलत बताते हुए कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी
तो फिर राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद एनआरसी की एक नई कवायद शुरू होगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अवैध बांग्लादेशियों को आधुनिक मुगल करार देते हुए कहा कि ये असम के जीवन के हर पहलू पर प्रवेश कर चुके थे और उन्हें रोकने के लिए एक लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि असम से मुगल को हटाने की लड़ाई लंबी चलेगी। अगर हम इस लड़ाई को अगले 5 साल तक लड़ सकते हैं तो फिर इन्हें हराने के लिए ये पर्याप्त होगा। उन्होंने इस लड़ाई में प्रिंस सिमन और एनआरसी को बेहद आवश्यकता बताया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चुनावी सभा में यह कहना कि उनका यह अंतिम चुनाव है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी को ये आहत कर गया। जी हां, नीतीश कुमार के इस ऐलान के साथ ही जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके कहा है कि नीतीश कुमार की इस घोषणा में वे और उनके जैसे तमाम बिहारी दुखी हैं। जीतन राम मांझी ने अपने ट्वीट में कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास को जो रफ्तार दी है वे अद्वितीय है। जी, उन्होंने आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। उन्होंने कहा है कि वे और उनके जैसे तमाम दूसरे दल अंतिम समय तक नीतीश कुमार के साथ हैं। बाद में मीडिया से बातचीत में जीतन राम मांझी ने कहा कि 75 वर्ष के बाद नेताओं को सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीते महीने एक शादीशुदा जोड़े ने पुलिस संरक्षण की मांग की थी। जी हां, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। इस जोड़े में दोनों का संबंध अलग अलग धर्म से था। अब हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर करके एक चुनौती दी गई है। जहां याचिका में हाईकोर्ट के इस फैसले को गलत मिसाल बताते हुए रोक लगाने की मांग की गई है। वकील अल दानिश ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गैर धर्म में शादी करने वाले न केवल परिवार की नफरत के सहारे छोड़ दिया है बल्कि एक गलत मिसाल भी पेश की है। याचिका में बताया गया है कि विशेष विवाह अधिनियम केवल उन जोड़ों के लिए है जहां दोनों परिवार शादी के लिए तैयार होते हैं और जोड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्ट एक नोटिस अवधि को अनिवार्य करता है और इस तरीके से नोटिस पर आपत्तियां बुलाता है, जिससे भागकर शादी करने वालों को मुश्किल होती है। ओवरलोड बालू लदे ट्रकों के परिचालन से बिहार के सड़कों की स्थिति बदहाल होने लगी है। जहां रात के अंधेरे में ऐसे वाहन बेधड़क गुजरते हैं, ऐसे में पुलिस की गश्ती पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। जहां एक और जिला प्रशासन मतगणना की तैयारी में जोर शोर से जुटा हुआ है, वही स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से अवैध बालू लदे ट्रकों से सड़क बर्बाद हो रहे हैं। बिहार के लगभग सैकड़ों जगह पर अवैध बालू लदे ट्रकों से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में वाहनों के कारण जाम की समस्या भी बनी रहती है। इसके कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व सांसद तारिक अनवर ने कटिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ छल किया है। अब नीतीश कुमार को एहसास हो गया है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। जी हां, इसलिए उन्हें चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में घोषणा करनी पड़ी कि यह उनका आखिरी चुनाव है। एक शायराना अंदाज में तारिक अनवर ने कहा है कि घर में आग लगी घर के चिराग से। जी हां, उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की ध्रुवीकरण करने के लिए एनडीए ने धर्म और जाति समीकरण जैसे सभी चीजों का इस्तेमाल किया, लेकिन बिहार के लोगों ने, खासकर युवा पीढ़ी ने उन तमाम बैरियरों को तोड़ दिया। जी हां, तारिक अनवर ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा है कि 30-31 साल का नौजवान ने इस चुनाव में बेरोजगारी, बिहार का विकास और तमाम जो सही मुद्दे थे उन मुद्दों को आगे करके एनडीए के सारे एजेंडे को बदहाल कर दिया। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से नौजवानों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम किया है, इससे काफी हद तक लग रहा है कि आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के केवटी विधानसभा क्षेत्र पर सबकी नजर टिकी हुई है। जहां यहां से राजद के मुस्लिम चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं। वे 7 बार विधायक रह चुके हैं, 8वीं बार विधायक बनने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन इस बार चुनौती कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि केवटी से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जहां इससे पहले अलीनगर से चुनाव लड़ रहे थे। नया क्षेत्र होने के कारण नई तरह की चुनौती है। बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज केवटी में मतदान होना है। राजधानी पटना के कंगरबाग, शास्त्री नगर, मंदिरी, इंद्रपुरी, ट्रांसपोर्ट नगर, महेंद्र आदि इलाके में डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। जी हां, वही पटेल नगर, रूपसपुर, आरपीएस मोड़ से भी डेंगू के मरीजों मिलने की शुरुआत हो गई है। यहां तक कि वर्तमान सिविल सर्जन के परिवार के एक सदस्य और पूर्व सिविल सर्जन और क्षेत्रीय अपर स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर आर.के. चौधरी के भी डेंगू संक्रमण की चपेट में आने की बात विभाग के कर्मी कह रहे हैं। जहां कई मरीज जांच कराने पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और निजी अस्पतालों और लैबों में पहुंचने लगे हैं। बुखार से पीड़ित कई मरीज जब कोरोना के संदेह में अस्पताल जा रहे हैं
तो उनको डेंगू निकल रहा है। जी हाँ, IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि प्रतिदिन कुछ न कुछ डेंगू संक्रमण रोज अस्पताल में अपनी जांच कराने पहुंच रहे हैं। वहीं PMCH के प्राचार्य डॉक्टर BP चौधरी ने बताया कि लोग भर्ती नहीं होकर घर पर ही अपना इलाज कराना चाह रहे हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में आने वाले मरीजों में कंकरबाग, मंदिरी, चीना, कोटी समेत कई अन्य मोहल्ले के लोग शामिल हो रहे हैं, जहां कई लोग निजी लैब में भी पहुंच रहे हैं। सरल पैथ लब कंकरबाग के डॉक्टर कमलेश कुमार ने बताया कि प्रतिदिन 3 से 4 लोग जरूर डेंगू के निकल रहे हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।